नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के मंच पे और स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। भारत एक ऐसा देश जहां पर अनेक भाषाएं हैं लेकिन भाव एक है, अनेक पहनावे हैं लेकिन पहचान एक है। भारत की विविधता में अनेक रंग रचे और बसे हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो कई सारे रंग बिरंगे फूलों को गूंथकर एक माला बनाई गई है। हमारी विविधता हमारी खूबसूरती है और हमारी एकता हमारी ताकत है। किसी भी देश की ताकत उसकी एकता में है। ये महान शब्द, ये अमर शब्द कहे थे एक ऐसे विराट युग पुरुष ने, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार पटेल ने अखंड भारत का सपना देखा, उसे संजोया, उसे संवारा और सच कर दिखाया। आज जिस स्वतंत्र भारत में हम सांसें ले रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना है। ऐसे में साथियों, 31 अक्टूबर को उनकी जयंती पर हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसमें हम सब, पूरा राष्ट्र उन्हें कृतज्ञ होकर आदरांजलि अर्पित करता है। तो आज इस विशेष अवसर पर हम भी उनकी विचारधारा को जिएंगे, उसको आत्मसात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का सरदार पटेल का जो सपना है उसके हम कितने करीब पहुंचे हैं। और इस पावन यात्रा में, संवाद यात्रा में हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और उनसे मिलते हैं। आप हैं रायपुर के चहेते जननायक, चहेते विधायक, लोगों के प्रिय श्री पुरंदर मिश्रा जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पावन यात्रा में। और क्यों ना पावन यात्रा की शुरुआत इस प्रश्न से की जाए कि सरदार पटेल ने जो एक सपना देखा था, अनेक मोतियों को उन्होंने चुन के एक माला पिरोई और अखंड भारत बनाया। ऐसे में आधुनिक भारत में जब हम बात करें, जिसमें हम सांसें ले रहे हैं, तो जो उनका एक सपना था एकता का, वो आधुनिक भारत में कितना सक्रिय है? देखिए, आज बड़ा पवित्र दिन है जी, पवित्र महीना है जी। आज आंवला नवमी है। वाह। कार्तिक महीना का इस आंवला नवमी में मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को जी, आंवला नवमी का बधाई देता हूँ। और आज हमारे महान चिंतक, राष्ट्रवाद के प्रणेता, जिनकी एक एक सांस में जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना थी, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म आज के दिन 1875 में गुजरात के नादियाल गांव में हुआ था। जी। उनके पिता झांवर भाई पटेल किसान थे और सैनिक भी थे और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सेवा दी थी। माता लदबा देवी जी धार्मिक संस्कारों थी। वल्लभ भाई के भीतर नैतिकता, सादगी और इतनी संस्कार डाले जी, कि आज हम भारत में भारतीय और संस्कृति की जो चर्चा करते हैं जी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का देन है। और हम जो उनके पिताजी सैनिक थे, रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक थे, उनमें जो ओज गुण जी, और सभी के प्रति सहानुभूति, सबको एक समझना, ये सब उनमें कूट कूट कर भरा था। पहले वो समझते मेरा कुछ नहीं है, सबसे पहला मेरा देश है और मेरा देश सुरक्षित रहेगा तो सब सुरक्षित रहेगा। ये भावना से वो ओतप्रोत थे। आज उनकी जयंती है, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हम भारतवासियों को, हम छत्तीसगढ़ वासियों को जहाँ भी रहें आशीर्वाद दें, ताकि हम उनके बताए हुए रास्ते से चलकर हम एक भारत की, नए भारत की, सुंदर भारत की परिकल्पना को पूरा कर सकें। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर विचार महोदय। सरदार पटेल का जो एक सपना था अखंड भारत का, कि कैसे एकता कायम रखनी है तभी हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, ताकतवर बनेगा। तो ऐसे में अगर आज के आधुनिक भारत में हम देखें तो अनेक विचारधाराएं मौजूद हैं, तो ऐसे में एकता को कायम रखना कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, यदि मेरी मुट्ठी बंद है, जी, ये एकता है। बिल्कुल। अंगुली एक रहेगा तो वो ताकत नहीं रहेगा। पटेल जी चाहते थे भारत के सभी भाई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब एकता हो। और भारत जो हमारा विराट भारत था वो मौजूद रहे, तभी हम भारत को विश्वगुरु बनाने की इसमें रहेंगे। बिल्कुल। उनके कार्यकर्ता रहे, उनके शिष्य रहे,
उनके बताए हुए रास्तों को चल करके जी। भारत के प्रधानमंत्री जी ने वो सब कर दिखाया जी जो सरदार पटेल चाहते थे। जी सरदार पटेल की इच्छा थी एकता में अनेकता की बात को लेकर के उन्होंने जो पूरे तरह अहिंसक हिंसा को त्याग करके जी सबको एक समझ करके जी। कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं और अपने आप को मातृभूमि के प्रति समर्पण करके जी। जो देश को आगे बढ़ने का सपना सोचा था उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। बिल्कुल। उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत सुंदर महोदय। और सरदार पटेल जो युग पुरुष थे, जो उनके विचार थे, उच्च कोटि के विचार थे, उसके बीच ज़रूर कहीं ना कहीं बचपन में पड़े होंगे। तो क्यों ना बचपन में लौटा जाए उनके, और बचपन की शुरुआत कैसे हुई उनकी, कहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, कैसे वो आगे बढ़े, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई, ये आप अगर हमारे दर्शकों को समझा सकें। देखिए, उनकी प्रारंभिक शिक्षा करमसद एक गांव है नाडियाल में, जी वहाँ पर बचपन की शिक्षा हुई। वो अपने परिश्रम से कानून की शिक्षा ग्रहण की, जी निश्चय किया और 1905 में उन्होंने लंदन जा कर के अपना लॉ की डिग्री पूरी की। जी 3 साल की पढ़ाई उन्होंने 2.5 साल में पूरी कर दी। वाह। और उसके बाद भारत वापस आकर के उन्होंने अहमदाबाद में वकालत किया। बहुत जल्दी ही वहाँ प्रमुख वकीलों के नाम से गिने जाने लगे। उनका जीवन बहुत ही अनुशासित और सरल था। जी जी वे भारत के लौह पुरुष कराने लगे। जी उसका भी आगे आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा लौह पुरुष कैसे हुए। मेरा एक प्रश्न ये भी है। जी। लेकिन उन्होंने जो बचपन से ही आत्मनिर्भर नीदरलैंड की दृढ़ क्षमता बचपन से ही उनके पास था, क्योंकि उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की और पिताजी सैन्य प्रवृत्ति से थे। इसीलिए उनके मन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना आज हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो उन्हीं का दिन है और जिसको पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी उसको पूरा कर रहे हैं। जी। मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर महोदय। और मेरे ख्याल से हम भारतीयों का ये भाग्य है, हम भाग्यशाली हैं कि हमारी धरा पर ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुए। महोदय, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लौह पुरुष वो कहलाए, तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, अगर आप हमारे साथियों को बता सकें। देखिए, लौह पुरुष वो क्यों कहलाए, जब उनको 562 रियासत का जी एकीकरण करने का दायित्व मिला, क्योंकि जब हम गुलाम थे, आज़ादी मिली, राजा चाहते थे हमारा राजपाट बना रहे और हम उसी लाइन में चलें जिस लाइन में हम अंग्रेज के सामने चलते रहे। परंतु सरकार की इच्छा थी कि भारत को राजाओं से मुक्त होने, क्योंकि आज़ाद हो गए, तो उनको रियासत का एक करने का दायित्व मिला था। 562 रियासत का, बहुत मुश्किल काम था। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर जैसे राज्यों को उन्होंने एक किया और प्यार से उनको डराया भी और प्यार से समझाया भी कि आप नहीं मानोगे तो हम उसको राजत्व तो खत्म कर सकते हैं, परंतु आप प्यार से आके भारत माता के सम्मान के लिए, भारत माता को आगे बढ़ने के लिए उनके पुत्र के रूप में काम करिए। और इतना समझाई बुझाई के बाद हैदराबाद जैसे मजबूत राज को, जूनागढ़ को, कश्मीर को एक किया, इसीलिए वो लौह पुरुष कराए। वाह। और लौह पुरुष माने जो अपने सिद्धांत से अडिग न हो, लोहे की तरह मजबूत खड़ा रहो। बिल्कुल। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे उनके नाम से एक स्टेचू बनाए, बिल्कुल, स्मृति में जी, जो उनके इसमें 2018 में गुजरात के केवड़िया में जी 182 मीटर ऊंचा जी स्टेचू बनाए और भारतवासियों से, सबसे, सभी गांव से, सभी जिला से, सभी कस्बों से थोड़ा थोड़ा लोहा लेकर के वो केवड़िया में बनाए। और आज पूरे विश्व को एक संदेश देता है कि जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लौह पुरुष कहलाते थे, उनके स्टेचू की देख करके, उनके विचारों को देख करके हम भी उस लौह पुरुष की भांति अपने सिद्धांतों पे, अपने व्यवहार पे, अपने नीति पे, अपने नियम पे, अपने संस्कार पे अडिग रहें और हमारे जो पुरोधा रहे हैं, पूर्व पुरुष रहे हैं, उनकी बातों को मान के भारत को
एकता और अखंडता के लिए ही जिए और उसको आगे बढ़ाएं, ताकि भारत विश्वगुरु बने, विश्व मित्र बने और विश्व में सबकी एकता कराए, जी। अखंडता कराए। वो बात मोदी जी कर रहे हैं। जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गुजरात से थे, हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से, बिल्कुल। हमारे अमित शाह जी गुजरात से। जी। दोनों ने मिल के जो उनका सपना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो पूरा कर रहे हैं जी। और उसी रास्ते में चल रहे हैं, ताकि भारत एक हो, अखंड हो। जी। और वो जो आपने स्टैच्यू का नाम लिया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जी। दुनिया की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो वहाँ पर स्थापित की गई जी। है। मिश्रा जी, जो ये मूर्ति है सरदार पटेल की, ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये प्रतिबिंब है उनके विचारों का। जी, जी। और एक मशाल है जो वहाँ से राह दिखा रही है, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पूरी दुनिया को राह दिखा रही है अपने विचारों की मशाल लेके। ऐसे में अगर युवा पीढ़ी उनसे कुछ सीखना चाहे तो क्या कुछ सीख सकती है वो? देखिए, सरदार पटेल जी के बारे में आप अध्ययन करेंगे या जानने की चाह करेंगे जी। तो उनका एकीकरण तो करने का था ही। केवल एकीकरण नहीं किए, बल्कि प्रशासनिक दक्षता देश में आए, इसीलिए उन्होंने IAS IPS का जो सर्विस होता है, सबसे बड़ा सर्विस भारतवर्ष का, उनका उन्होंने स्थापना किया। बिल्कुल, सिविल सर्विसेज में स्थापना की, ताकि भारत प्रशासनिक दृष्टि से भी अंग्रेजों से आगे बढ़े। वाह, ये उनका सोच था और वो पूरा हुआ। आज जो भी है, हमारे IPS हैं, IAS हैं, ये देश को संचालन करने में अग्रणी भूमिका में रहते हैं। ये सरदार पटेल जी का ही सोच है। जी जी। मतलब कितनी मजबूत नींव रखी है सरदार पटेल ने देश की, कि उसी नींव पर खड़े होकर और हमारा देश लगातार आगे विकास की यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इस यात्रा को हम जारी रखेंगे, संवाद यात्रा को, इस संदेश के बाद। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति का आपसे परिचय कराता है हमारा कार्यक्रम हमर चिन्हारी। इसमें हम मुखातिब होते हैं ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली शख्सियतों से। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम हमर चिन्हारी, माह के प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। देखो जानो संगवारी, सुघर हमर चिन्हारी। देखो जानो संगवारी, सुघर हमर चिन्हारी। किसानों को ज़्यादा ले रहे थे, ले नहीं पाया अपन। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम कर रहे हैं एक बहुत ही पावन यात्रा। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर हम उनकी विचारधारा को आत्मसात कर रहे हैं और इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मिश्रा जी, त्योहारों की धूम है, दीपावली का पर्व अभी ख़त्म होके चुका है, लेकिन हमारे राज्य के लिए पर्व ख़त्म नहीं हुआ है। कल हमारा राज्य, ये सुंदर सा प्रदेश, रजत जयंती मना रहा है, स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे में अगर सरदार पटेल जिंदा होते, मौजूद होते, हम सब के बीच होते, तो वो क्या सोच रहे होते हमारे इस छोटे से प्रदेश की प्रगति को देखकर? कौन कहता है वो जिंदा नहीं है? जी, वो अभी भी जीवित है। वाह जी। उनकी आत्मा यहीं घूम रही है। वो देख के खुश हो रहे हैं जी कि मेरे भारत में जितने राज्य बने हैं, उनको मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे समर्थक ने, मेरे बात को मानने वाले ने, मेरे सिद्धांत को अपनाने वाले ने जी छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया। जी। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना करने वाले कोई और नहीं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1/11/2000 को जी स्थापना किया और स्वेच्छा से, अपने मन से, जी, बिना लड़ाई झगड़ा के जी। छत्तीसगढ़ दिया। आज पूरे 25 साल हो गए हमारे राज्य को बने हुए। पूरा पूर्ण युवा बिल्कुल हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। और इस छत्तीसगढ़ बनाने के लिए जी। वाजपेयी ने जो निर्णय लिया, जी। वो कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अनुकरण करके, जी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात को सोच करके, भारत एक रहे बात को सोच करके इस लाइन में उन्होंने दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जी उस समय 3 राज्य का गठन हुआ, छत्तीसगढ़, जी झारखंड जी और उत्तराखंड। आज सबसे विकसित प्रदेश यदि कोई है तो छत्तीसगढ़ है। जी। आज कोई स्वाभाविक तरह से चलायमान प्रदेश है तो छत्तीसगढ़ है। बिल्कुल। आज सुंदर कोई है तो छत्तीसगढ़ है। जी। आज यदि परिपूर्ण है सभी प्राकृतिक संसाधनों से
वो छत्तीसगढ़ है। बिल्कुल मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आज आंवला नवमी का दिन है, बिल्कुल कि आज के दिन हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती मना रहे हैं। जी। आप कहीं भी हों, आप हमें आशीर्वाद दें, ताकि अटल जी जो राज दिया है उसको हम सुरक्षित, संरक्षित और आपके इच्छा अनुरूप हम उसको आगे बढ़ाएं और भारत को एक करने में छत्तीसगढ़ का विशेष महत्व हो। बिल्कुल। और इसी पर्व में शामिल होने के लिए, जनता को आशीर्वाद देने के लिए हमारे चहेते प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी भी पधार रहे हैं। बहुत आतुरता से जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो उनका इंतजार कर रही है अपनी पलकें बिछाकर। देखिए, छत्तीसगढ़ हमारा जी तपोभूमि है। जी बिल्कुल इसमें बड़े बड़े संत तप किए। जी झारखंड देवभूमि है, उस तरह से छत्तीसगढ़ तपोभूमि है, यहाँ तप किया जाता है। जी और हमारे प्रधानमंत्री जी तपस्वी भी हैं, वाह और वो कल पधार रहे हैं, हमारे 25 साल पूरे होने में पधार रहे हैं। जी मैं उनको अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से। जी पूरे हमारे छत्तीसगढ़ जो पहले राजसी की अपन चर्चा कर रहे थे, जी उनके एक एक गढ़ हैं, जी उन गढ़ों की तरफ से आपको स्वागत करता हूँ कि इस तपोभूमि में आप आए, हम सबको आशीर्वाद दें। और ये जो हमारा त्यौहार है, अभी धनतेरस गया, अभी दिवाली गए, अभी आज उसको छोटी दिवाली भी हम कल बोलेंगे, कल एकादशी का दिन होगा। जी कुछ कहीं एकादशी कहीं दशमी है, लेकिन एकादशी के दिन आप पधार रहे हैं। जी। आज के दिन देव जागृत होते हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे, देव जागृत होंगे तो छत्तीसगढ़ के लिए उपहार ही उपहार मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आपने ऐसा दिन चुना है बिल्कुल और ऐसा दिन का योग बना है जी कि आज हम सरदार पटेल जी की भी को भी याद कर पा रहे हैं। जी आपका आशीर्वाद हमको कल मिलेगा। जी। छत्तीसगढ़ 25 साल पूरे होगा। आप इतना आशीर्वाद दें छत्तीसगढ़ को कि हम धन संपत्ति से परिपूर्ण और भारत में हमारा छत्तीसगढ़ का नाम हो। आपका आशीर्वाद मिलता रहे, यही प्रार्थना। बहुत सुंदर। और मेरे ख्याल से जो सरदार पटेल ने एक अखंड भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था, वो कहीं ना कहीं पे साकार होता दिख रहा है जब हम इतनी धूमधाम से अपने प्रदेश की प्रगति को मनाते हैं, प्रदेश के स्थापना दिवस को मनाते हैं। सरदार पटेल ने एक वाक्य बोला था जो कि मेरे जहन में आ रहा है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं है, बल्कि आज़ादी का मतलब है एकता और अनुशासन को बनाए रखना। तो जो देश की जनता है, आज की जो जनता है, वो कैसे इसको आत्मसात कर सकती है, कैसे अपनी दिनचर्या में इसको ढाल सकती है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जी 12 डोले का सत्याग्रह 1928 में हुआ जी और सबसे पहले 1917 में महात्मा गांधी से पहली मुलाकात हुई। जी तब से उनके मन में संगठित, अनुशासित, शांतिपूर्ण आंदोलन का बात आया जी और वो अनुशासित रहते हुए जी शांतिपूर्ण ढंग से 562 रियासत को एक किए। एक बार अकाल पड़ा था, खेड़ा जिला के किसान, ब्रिटिश सरकार ने किसानों के ऊपर टैक्स लगा दिया। जी उन्होंने शांति भाव से नेतृत्व किसानों को करते हुए बाध्य कर दिया अंग्रेज सरकार से कि किसानों को कर नहीं लगेगा। बहुत बड़ा अकाल था। ये सबसे बड़ी उनकी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी जीत थी और उनको एक पहचान दिलाई कि वो सरदार हैं। सरदार माने हमारे से सबसे बड़े सोच वाला, बड़े से बड़े ताकत वालों को सरदार बोलते हैं। गांव का जो प्रमुख रहता है उसको भी सरदार बोलते हैं कई जगह, जो हमको राह दिखाए। तो इस तरह से उन्होंने आंदोलन भी किया। महात्मा गांधी से लेकर के सभी, पिताजी उनके ब्रिटिश समय में लक्ष्मीबाई के सैनिक थे। जी जी माता जी सुसंस्कृति से सजी हुई, जी सांस्कृतिक व्यवहार आचरण सिखाए। उनको एक ही था कि सबसे पहले राष्ट्र, बिल्कुल, फिर मैं, जी फिर मेरा परिवार। जी इस तरह से भाव था। हमें उनके बातों से अनुकरण करके भारत को एक राष्ट्र झंडे तले ला करके हमें करना चाहिए और उनके जो कहे वाक्य हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बना करके दुनिया को समर्पण करना चाहिए, ताकि हम सब एक रहें। कोई गरीबी अमीर का भेद न रहे, कोई धर्म अधर्म का भेद न रहे, सब एक होके, ना कोई छोटे बड़े का भेद रहे। हम सब मिल करके भारत को विश्व गुरु बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करके, उनको सहयोग करके उसको पूरा करें, ताकि हमारा जो आर्थिक परिस्थिति जो हमारा चौथे क्रम पे है वो तीसरे क्रम में आए और भगवान करे कि हम पहले क्रम में भी आए। हमारे प्रधानमंत्री इस तरह से कार्य कर रहे हैं कि 10 वर्ष पहले, 11 वर्ष पहले हमारी भारत की आर्थिक स्थिति 10वें नंबर से नीचे थी। बिल्कुल। आज हम
तीसरे क्रम पे आने के लिए तत्पर हैं, जी चौथे क्रम पे हैं। अमेरिका और चाइना के बाद जापान को हम पछाड़ने के लिए एकदम तत्पर हैं। बिल्कुल मेरा निवेदन है, ऐसा प्रधानमंत्री गुजरात से आया, जी ऐसे आज जिनकी जयंती मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी गुजरात से आए। बिल्कुल तो गुजरात भारत का मुकुट है जी जी कि वहाँ से जो भी हमारे नेता पैदा होते हैं, बिल्कुल। मार्गदर्शक पैदा होते हैं, उनको हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गांधी जी भी वहीं से पैदा हुए, बिल्कुल तो उनको नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि वो जहाँ भी रहें हम सबको आशीर्वाद दें, ताकि हम सुंदर छत्तीसगढ़, सुंदर भारत, सुंदर रायपुर बना करके भारत को विश्व गुरु बनाने का रास्ता प्रशस्त कर सकें। बहुत सुंदर महोदय। सरदार पटेल के विचारों से ओतप्रोत होकर न जाने कितनी पीढ़ियों ने देश के लिए सेवा की है। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी बात करूं तो आप भी जनसेवक हैं, समाज सेवी हैं और साथ ही राजनीति में भी बहुत पहुंचे हुए हैं। सरदार पटेल के विचारों ने आपको कितना प्रेरित किया? देखिए, मैं तो उन्हीं के क्रम पे चलता हूँ। जी मेरे पास जगन्नाथ संस्कृति का भी छाया है। बिल्कुल। भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन को छोड़ के जी भक्तों को दर्शन के देने के लिए शहर में भ्रमण के लिए निकलते वाह, हैं। बहुत तो जनता जनार्दन का काम करने के लिए जी। नीति रीति मान करके छोटे बड़े का भेद न करके जगन्नाथ संस्कृति, जी। उसी संस्कृति में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चलते थे। उसी संस्कृति में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चलते हैं। जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका जो सच्चा नेतृत्व वह नहीं है जो सत्ता संभाले, बल्कि राष्ट्र को जोड़े। जी उन्होंने केवल एक देश नहीं बनाया, बल्कि करोड़ों दिल को एक सूत्र में पिरोया। बिल्कुल। आज भारत एकता, संविधान और प्रशासनिक दृष्टि से आत्मा बसती है उनमें जी। और आत्मनिर्भर भारत है। इसलिए हर भारतीय को घर से कहना चाहिए हम सब एक है, बिल्कुल। अनेकता छोड़ें, सबको जी। जोड़ें और भारत को आगे बढ़ाएं, भारत को विश्व गुरु बनाएं, क्योंकि हमारे पास सरदार पटेल जी का प्रेरणा है। वाह, बहुत सुंदर। और सरदार पटेल का जो सपना था महोदय, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, वो सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि एक यज्ञ है जिसमें हर किसी को अपनी आहुति देनी चाहिए। अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो वो किस तरह से भारत को आगे बढ़ाने में इसमें अपनी आहुति दे सकता है? देखिए, मैं युवा भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे भारत में इतने महान महान व्यक्तित्व जन्मे इस भारत भूमि में। जी। मैं आपको पहले बोला कि छत्तीसगढ़ तपोभूमि है। बिल्कुल। भारत एक विश्व गुरु की स्थिति में है। जी यहाँ से जाएं, बड़ों का सम्मान करें, जी माता पिता का आदर करें, गुरुजनों का सम्मान करें, छोटा बड़ा न समझें, क्योंकि मनुष्य सेवा करने के लिए भगवान ने आपको इस लोक में जन्म दिया है, उसको सार्थक करें। सरदार पटेल जी को याद करके जी आप आगे बढ़ें। निश्चित ही अटल जी को याद करके छत्तीसगढ़ को एक करें। जी निश्चित ही आपका आने वाला भविष्य, आने वाला कल सुंदर होगा, सौभाग्यशाली होगा, शक्तिशाली होगा और समृद्धशाली होगा। वाह, यही मेरा निवेदन है। इसीलिए मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि सब बड़ों को सम्मान करें, आदर करें, छोटे बड़े का भाव न भेद न रखें, जी सबको समान रूप से देखें। यही हमारी भारतीयता है, यही हमारी राष्ट्रीयता। बहुत सुंदर विचार महोदय। सरदार पटेल अगर आज हमारे बीच में मौजूद होते, उनके विचारों से वो आज भी जीवित हैं, अगर वो साक्षात मौजूद होते तो वो अपने अखंड भारत को देखकर क्या सोच रहे होते? देखिए, मैं पहले भी आपको बोल चुका, तो वो हमारे बीच हैं। जी जी उनका शरीर नहीं है, बिल्कुल। आत्मा तो भारत में ही उनका बसता है, जी। क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा भारत खंडित ना हो, जी एक रहे, अखंड भारत रहे। इसलिए हमारे बीच है। और किसी की हमको जो प्रेरणा मिलता है, देवी देवताओं से प्रेरणा मिलता है, महापुरुष से प्रेरणा मिलता है, और भारत को आज़ाद करने में जी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो काम किया, जी जो आत्मा को समर्पण किया, आत्मा को निछावर किया, तो हम पितृपक्ष मनाते हैं अपने पितरों को याद करने के लिए। बिल्कुल। आज हम याद करने का दिन है, आज सरदार पटेल जी को याद करने का दिन है कि आज हमारे पितर की जयंती है, जन्म जयंती है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जहाँ भी रहें हम सबको आशीर्वाद दें। हम यदि रास्ता भटकते हैं तो हमको ऊपर से रह के रास्ता बताने का आशीर्वाद दें। हम अपने रास्ते में जाके भारत को विश्व गुरु बनाने में, विश्वामित्र में सफल हो सकते। बिल्कुल। और उनके विचारों को अपनाना, उनको आत्मसात करना ही मेरे ख्याल से सरदार पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निश्चित हम सब मिल करके, सभी भाई मिल करके उनको आज अपनी भारतीयता को पहचान बनाने के लिए, जी हिंदुत्व को पहचान बनाने के लिए,
शुरू को आगे बढ़ाने के लिए सब एक होके, कोई भेदभाव न रखे आगे बढ़े, तो निश्चित ही उनका आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहे। बहुत सुंदर महोदय। चलते चलते मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आज की हमारी युवा पीढ़ी को और युवा छत्तीसगढ़ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि सरदार पटेल का अखंड भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है वो आगे हम पूरी तरह से फलीभूत करें और साकार करें। मैं युवा पीढ़ी से एक निवेदन करता हूँ जी कि सही में आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जी सरदार पटेल जी को, जी सही में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तो आप नशा का त्याग करें। जी नशा का त्याग करने से छत्तीसगढ़ समृद्धिशाली बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, और आप भारत को विश्वगुरु बनाने में आप छत्तीसगढ़ का मदद कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ का टेका दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ का सहयोग दे सकते हैं। आप नशा को त्याग करें, यही मेरा निवेदन, यही मेरा प्रार्थना। बहुत सुंदर महोदय, आपने सरदार पटेल के ऊपर जो प्रकाश डाला और उनके विचारों को आत्मसात करते हुए हमारे साथियों को जो संदेश दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, देखा आपने सरदार पटेल का जो सपना था एकीकृत भारत का, अखंड भारत का। सच्ची श्रद्धांजलि तभी हम दे पाएंगे उनको जब हम पूरी तरह से उनके विचारों को आत्मसात करें। तो आइए सरदार पटेल के विचारों को आत्मसात करते हुए हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।